नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट गेम्स की सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हमने अपनी भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उनकी जो 3 क्लासेस है वो कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके साथ ही राजस्थान और जो यूपी वगैरह में जितने भी एग्जाम हुए असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट वगैरह के, उन सभी की पाश्चात्य काव्य शास्त्र के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। और हम अपनी जो उसी की एमसीक्यू सीरीज है भारतीय में पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, उसको कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आज के सेशन है उसका हमारा जो पहला प्रश्न है कि अलंकार जो संप्रदाय के जो संस्थापक आचार्य हैं वो कौन है। तो अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास रुद्रट, भामह, दंडी और उद्भट। तो अलंकार संप्रदाय है उसके जो संस्थापक आचार्य हैं वो कौन है। तो आप लोग बताइए कि जो अलंकार संप्रदाय है उसके जो संस्थापक आचार्य हैं वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास रुद्रट, भामह, दंडी और उद्भट। तो जाहिर सी बात है कि दंडी ने है बहुत, इनका जो ग्रंथ है अलंकार ग्रंथ है वो है काव्यादर्श। इसके अलावा जो अलंकार संप्रदाय के जो संस्थापक है वो है भामह। भामह का जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्यालंकार। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भामह तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, लेकिन दंडी है उनके द्वारा ही है वो सर्वप्रथम है वो अलंकार को व्यवस्थित रूप से है वो परिभाषित करने का कार्य वो किया गया था। और दंडी ने कहा था काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान परिचय, यानी कि जो काव्य की जो शोभा कराने बढ़ाने वाले जो बाह्य कारक हैं वही क्या है हमारे अलंकार है। तो इस तरीके से अलंकार संप्रदाय है उसके जो संस्थापक आचार्य हैं वो कौन है, तो वो है हमारे भामह। और सर्वप्रथम अलंकार को जो व्यवस्थित रूप से जो प्रतिस्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो वो कौन है हमारे दंडी। अगला प्रश्न है हमारा कार्यत्री और भावयत्री जो प्रतिभा का जो विभाजन है वो किस आचार्य है उन्होंने किया है। तो आप लोग बताइए जो कार्यत्री और जो भावयत्री जो प्रतिभा का जो विभाजन है वो किस आचार्य है वो उन्होंने किया है। ऑप्शन है धनंजय, महिमभट्ट, श्रीहर्ष और राजशेखर। तो आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि जो काव्य हेतु है वो कितने प्रकार की जो काव्य हेतुओं की चर्चा है वो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें की गई है। तो जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें 3 काव्य हेतुओं की चर्चा है वो की गई है। और ये 3 काव्य हेतु कौन कौन से हैं, वो 3 काव्य हेतु हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। 3 प्रकार के जो काव्य हेतुओं की चर्चा है वो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें की गई है। और ये तीनों की तीनों कौन कौन सी हैं हमारे पास, प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है और अभ्यास है। और इनमें जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें जो सर्वाधिक जो महत्व दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो जो सर्वाधिक जो काव्य में दिया जाता है, सर्वाधिक जो महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है प्रतिभा को। अगर आपसे पूछा जाए कि काव्य हेतु में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता है तो वो किसको दिया जाएगा, वो प्रतिभा को। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास हमारे वो क्या है 3 काव्य हेतु हैं वो हमारे पास है वो मौजूद है। तो कार्यत्री और ये जो भावयत्री है, ये जो प्रतिभा का जो संबंध विभाजन है वो किस प्रकार किया है। तो धनंजय का जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, धनंजय की पुस्तक है वो है 10 रूपकम। महिमभट्ट, श्रीहर्ष तो राजशेखर है, उन्होंने प्रतिभा का जो विभाजन है वो किस तरीके से किया है, कार्यत्री और भावयत्री तरीके से। तो राजशेखर जो हमारा जो आंसर है, जो डी आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन है वो किस आलोचक का है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोटेशन है कि देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर है वो डाउट करो, यह कथन है वो किस आलोचक का है। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और शिवदान सिंह चौहान। तो देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर है वो डाउट करो, यह कथन है वो किस आलोचक का है। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल और शिवदान सिंह चौहान। तो देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, तो इनमें से जो रामविलास शर्मा है और इस शिवदान सिंह चौहान, ये दोनों की दोनों क्या हैं, प्रगतिवादी हैं या मार्क्सवादी जो आलोचक हैं उसकी श्रेणी में ये आते हैं। तो रामविलास शर्मा और ये जो शिवदान सिंह चौहान है ये प्रगतिवादी या जो मार्क्सवादी आलोचक हैं उस श्रेणी में आती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो ऐतिहासिक और जो परंपरावादी जो आलोचक की जो दृष्टि है उसमें शामिल है। और रामचंद्र शुक्ल की जो इतिहास आलोचना की दृष्टि है वो तेन की विधेयवाद है, जो प्रत्ययवाद है उस पर आधारित है, जिसमें किसी रचना का जो मूल्यांकन है वो जाति, वातावरण और 3 आधारों पर है वो है किया जाता है। तो देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर है वो डाउट करो, तो ये कथन है वो किस आलोचक का है, तो ये जो कथन है वो है हमारे रामविलास शर्मा जो कि प्रगतिवादी और एक मार्क्सवादी आलोचक हैं। ये जो रामविलास शर्मा है इन्होंने जो अज्ञा द्वारा 1943 में जो प्रथम जो तार सप्तक है
उनका जो प्रकाशन किया था उसमें रामविलास शर्मा है वो भी शामिल थे। इसके अलावा आस्था और सौंदर्य इनका बड़ा ही जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, और निराला की साहित्य साधना जो कि हिंदी की एक महत्वपूर्ण जीवनी है जो कि 3 भागों में लिखित है, वो भी क्या है, रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। इसके अलावा इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है, वो है तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। अगला प्रश्न है हमारा, किस आचार्य ने जो भावों के अतिरेक है उसको है वो अनिष्टकर है वो माना है। तो अब तक तो आप लोग इतना समझ ही गए होंगे, पढ़ गए होंगे, तो ये इस जो आंसर है उसको वो भली बात आप आंसर है वो दे सकते हैं कि किस आचार्य ने वो भावातिरेक को है वो अनिष्टकर है वो माना है। अगर आप इतनी क्लासेस देखने के बाद भी, 3 क्लासेस देखने के बाद भी इस ऑब्जेक्ट को आंसर नहीं दे पा रहे, तो आपका जो क्लास लेना है उसका कोई औचित्य है वो बनता नहीं, वो टाइम की है वो एक तरह से पूरी बर्बादी है। क्योंकि जो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो प्लेटो है या अरस्तु है या लॉन्जिनाइस है या रिचर्ड्स है, उनका जो काव्य भाषा का सिद्धांत है वो क्या क्या वो मौजूद है। तो किस आचार्य ने वो भावातिरेक को है वो अनिष्टकर है वो माना है। ऑप्शन है अरस्तु, लॉन्जिनाइस, प्लेटो और रिचर्ड्स। तो सबसे पहले है रिचर्ड्स है वो नई समीक्षा जो आंदोलन है उससे जुड़े हुए हैं, और इनका जो वो सिद्धांत है वो कौन सा, काव्य भाषा, संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत। प्लेटो है वो अनुकरणवादी है। लॉन्जिनाइस का जो सिद्धांत है वो है उदात्त का, और अरस्तु का भी है अनुकरण है, त्रासदी है और विरेचन है। तो किस आचार्य ने है वो भावातिरेक को है वो अनिष्टकर माना आता है, तो वो मानते हैं प्लेटो है। तो जो प्लेटो आंसर है वो सही है। किस आचार्य ने है भावातिरेक को अनिष्टकर माना है, तो वो कौन मानते हैं, वो मानते हैं हमारे प्लेटो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्लेटो है वो काव्य की जो सृष्टि है वो किससे मानते हैं, देवीय शक्ति से, यानी कि जो काव्य की जो उत्पत्ति है वो किससे मानते हैं, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका, वो किससे मानते हैं, देवीय शक्ति से। अगला प्रश्न है, पश्चिम के आचार्यों ने किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है। पिछले क्वेश्चन था उसमें बताया था कि जो भावों का जो अतिरेक है वो अनिष्टकर किसने माना है, और इसमें बताया गया कि जो भावों का जो दमन है, यानी कि हमारे जो भाव है अगर उनका दमन किया जाएगा तो वो एक तरीके से अनिष्टकर होगा, वो किसने माना है। ऑप्शन है अरस्तु, हॉरेस, कीट्स और एलियट का जो काव्य सिद्धांत है वो है परंपरा और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। ये जो कीट्स है ये स्वतंत्रतावादी आंदोलन है, जो रोमांटिसिज्म जो आंदोलन है पश्चिम में उससे जुड़े हुए हैं। अरस्तु हैं और हॉरेस हैं। तो पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को है वो अनिष्टकर माना है, तो वो मानते हैं अरस्तु है वो त्रासदी और जो विरेचन सिद्धांत में है वो इसकी है वो भली भांति चर्चा वो करते हैं, और भाव दमन को है वो एक तरीके से है वो अनिष्टकर है वो मानते हैं। किस सिद्धांत में मानते हैं, वो त्रासदी और जो विरेचन सिद्धांत है उसमें उसकी चर्चा है वो करते हैं। अगला प्रश्न है, ये कृतियां हैं और उनके साथ में है वो सम्मिलित है वो करना है। तो आप लोग सम्मिलित करके बताइए कौन सी जो कृति है वो किससे सम्मिलित होगी और कौन सी नहीं। एक तरफ है एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, एस्थेटिका, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, फिर है क्रॉचे, रेनवेलॉक, आई.ए. रिचर्ड्स और मैथ्यू अर्नाल्ड और अरस्तु। तो आप लोग बताइए। तो सबसे पहले है एसेज ऑन क्रिटिसिज्म। तो ये जो एसेज ऑन क्रिटिसिज्म है वो किसकी कृति है, तो ये जो कृति है वो है मैथ्यू अर्नाल्ड की। तो एसेज ऑन क्रिटिसिज्म है वो किसकी कृति है, वो है मैथ्यू अर्नाल्ड की। फिर एस्थेटिका, ये जो एस्थेटिका है वो किसकी है, क्रोचे, और क्रोचे का जो काव्य सिद्धांत है वो कौन सा है, वो है अभिव्यंजनावाद। तत्पश्चात है फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक। ये जो फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक है ये कौन है, आई.ए. रिचर्ड्स जो कि नई समीक्षा आंदोलन है उससे जुड़े हुए हैं। और अंत में है ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। तो ये किसकी है, रेनवेलिक की। तो ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म है वो किसकी कृति है, रेनवेलिक की। और अरस्तु की जो पुस्तक है वो कौन सी है, वो है पेरिपोएटिक्स। अगला प्रश्न है, हिंदी कवि एक तरफ है स्थापना है, तर्क है। यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसका वो पता चलेगा इन प्रश्नों में। एक तरफ स्थापना दी गई है और दूसरी तरफ वो तर्क दिए गए हैं। हिंदी कवि आचार्यों की मौलिक देन है रस रीति की स्थापना। तो पहला स्टेटमेंट है, हिंदी कवि रीति आचार्यों की मौलिक देन है रस रीति की स्थापना। और हिंदी जो रीति काव्य है जिसको हम उत्तर मध्यकाल भी बोलते हैं, में रस से ज्यादा है वो रीति को महत्व है वो दिया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप लोग बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो हिंदी कवि आचार्यों की जो मौलिक देन है वो है रस रीति की स्थापना, और दूसरा जो तर्क है वो है हिंदी रीति काव्य में रस से ज्यादा है वो किसको महत्व दिया गया है, तो वो दिया गया है रीति को। तो जाहिर सी बात है कि जो हिंदी कवि आचार्यों की जो मौलिक देन है वो क्या है, रस रीति की स्थापना। तो इस स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है।
हिंदी जो रीति आचार्य, हिंदी कवि आचार्य हैं, इनकी जो मौलिक देन है वो क्या है? रस रीति की स्थापना। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। हिंदी रीति काव्य में रस से ज्यादा है वो रीति को महत्व दिया गया है, ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल है वो नहीं, गलत है। हिंदी जो रीति काव्य में उसमें रस से ज्यादा वो रीति को महत्व है वो नहीं दिया गया है। तो इसमें ये सही होगा और आर गलत होगा। जो बी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, काव्य का सर्व प्रमुख हेतु है व्युत्पत्ति। इससे पिछले जो प्रश्न था मैंने उसमें आपसे चर्चा भी की थी। काव्य हेतु का जब प्रसंग आया था मैंने आपसे बताया था 3 प्रकार की जो काव्य हेतुओं की चर्चा वो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें की जाती है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। वहीं पर ही मैंने एक बात भी बोली थी कि सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है प्रतिभा को। तो काव्य का जो सर्व प्रमुख हेतु है वो व्युत्पत्ति है, तो ये तो बिल्कुल गलती हो जाएगा। काव्य का सर्व प्रमुख हेतु व्युत्पत्ति नहीं है, वो क्या होगा? प्रतिभा। व्युत्पत्ति है वो नवोन्मेषालिनी प्रतिभा की उपज होती है। फिर हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है व्युत्पत्ति है वो नवोन्मेषालिनी जो प्रतिभा है उसकी है वो उपज होती है व्युत्पत्ति। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इस तरीके से हमारा जो ए गलत होगा और जो आर जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा क्या होगा? सही होगा। इसमें जो ए और आर है वो दोनों है वो क्या है? गलत होंगे ये। फिर है काव्य के अपरिहार्य तत्व हैं। फिर अगला प्रश्न है कि काव्य के जो अपरिहार्य तत्व हैं वो है शब्द, अर्थ, कल्पना, भाव। और काव्य के जो अपरिहार्य तत्व हैं वो हैं शब्द, अर्थ, कल्पना, भाव और विचार। तो आप लोग बताइए कि जो काव्य के क्या ये अपरिहार्य तत्व हैं? तो काव्य के अपरिहार्य तत्व हैं शब्द, अर्थ, कल्पना, भाव और विचार। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। इनमें कई तत्व है वो जोड़े या छोड़े जा सकते हैं, अतः इनमें अपरिहार्य है वो कोई नहीं है। अब आप लोग बताइए इनमें से जो कई तत्व हैं वो जोड़े या छोड़े जा सकते हैं, अतः इनमें है वो अपरिहार्य है वो कोई भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल है वो क्या है? सही है। तो इस तरीके से जो ए और आर होगा वो हमारा क्या होगा? दोनों की दोनों हमारे वो है सही है। आचार्य शुक्ल के अनुसार लोक मंगल के जो विधायक भाव हैं वो हैं करुणा और क्रोध। तो आचार्य शुक्ल हैं उनके द्वारा है जो रसवाद को है वो भारतीय जो लोक मंगलवाद है उससे, भारतीय रसवाद है उसको जो लोक मंगलवाद की जो अवधारणा है उससे जोड़ा जाता है। और आचार्य शुक्ल के द्वारा यहाँ आनंद की साधन अवस्था और सिद्ध अवस्था है नामक 2 धारणाएं हैं वो प्रतिपादित भी भली भांति की जाती हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार लोक मंगल के विधायक भाव हैं करुणा और क्रोध। महर्षि वाल्मीकि के काव्योद्रेक के ही ये दोनों हेतु थे। शुक्ल जी ने क्रोध की जगह है वो प्रेम को रख दिया है। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है और कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार लोक मंगल के जो विधायक भाव हैं करुणा और क्रोध, तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के काव्योद्रेक के ये दोनों हेतु शुक्ल जी ने से क्रोध की जगह प्रेम को रख दिया, ये स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होगा? गलत होगा। अगला प्रश्न है, काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है। आप लोग बताइए कि काव्य का जो विषय होता है वो सदा विशेष होता है, वह सामान्य नहीं, वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। और काव्य की संरचना सदैव जाति पर आश्रित होकर व्यक्ति केंद्रित है वो हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट है स्थापना उत्तरक में कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसकी चर्चा है वो करनी है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं, वह व्यक्ति सामने लाता, जाति नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। काव्य की संरचना सदैव जाति पर आश्रित होकर व्यक्ति केंद्रित हो जाती है, ये स्टेटमेंट है वो क्या होगा? गलत होगा। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का जो नाम है वो उत्साह है। अगला स्टेटमेंट है कि जो साहसपूर्ण जो आनंद है की उमंग का जो नाम है वो उत्साह है। फिर अगला तर्क है साहस के बिना वीर कर्म का संपादन नहीं होता है, अतः आनंद भी प्राप्त नहीं होता है। तो दोनों स्टेटमेंट आप बताइए कि कौन सा सही है वो कौन सा गलत है। तो साहसपूर्ण जो आनंद है उनकी जो उमंग का जो नाम है उत्साह है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और साहस के बिना वीर कर्म का संपादन नहीं होता, अतः आनंद भी प्राप्त नहीं होता, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो हमारे सही है। अनुमतिवाद की जो अवधारणा है वो क्या है? तो जाहिर सी बात है कि जो भरत मुनि के द्वारा विभानुभाव व्यभिचारी संयोग दरस निष्पत्ति है, जो काव्य सूत्र है वो रस सूत्र प्रतिपादित किया गया था। फिर बाद के जो आचार्य होते हैं उन्होंने है उसकी जो उत्पत्ति व्याख्या करते हैं। तो अनुमतिवाद की जो अवधारणा है वो किसकी है? तो जाहिर सी बात है विश्वनाथ का जो कथन है वो है वाक्यम रसात्मक काव्यम। भट्टनायक का सिद्धांत है वो है भुक्तिवाद। तो इसमें जो शंकुक है बुनियाद संप्रदाय से जुड़े हुए और इनका जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुमतिवाद। अगला प्रश्न है
जादुई यथार्थवाद है उसके जो प्रतिष्ठापक है वो कौन है? तो जो जादुई यथार्थवाद है उसके जो प्रतिष्ठापक है वो कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है कीट्स। तो जाहिर सी बात है कीट्स जो रोमांटिसिज्म है या स्वच्छंदतावादी आंदोलन है उससे जुड़े हुए थे। देरिदा है, ये जो विखंडनवादी आंदोलन है उससे जुड़े हुए थे। सिगमंड जो फ्रॉइड है वो मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए हैं। तो जादुई यथार्थवाद से वो कौन जुड़े हुए हैं? अंत में स्टेटमेंट बचता वो है बोआलो। कीट्स है वो रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद, जैक देरिदा है वो विखंडनवाद, फ्रॉइड मनोविश्लेषणवाद, और बोआलो है वो है जादुई यथार्थवाद। काल के अनुसार है वो निम्नलिखित आचार्यों का है वो जो सही अनुक्रम है वो कौन है? भोजराज, रोय्यक, विश्वनाथ, बामन, भोजराज, रोय्यक, विश्वनाथ, रोय्यक, विश्वनाथ, बामन, भोजराज, और विश्वनाथ, बामन, भोजराज और रोय्यक। तो आप लोग बताइए कि इसमें जो काल के अनुसार है जो आचार्यों का जो सही क्रम है वो क्या हुआ? तो इसमें सबसे पहले तो बामन आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले कौन आएगा? बामन, तत्पश्चात भोजराज, फिर रोय्यक और विश्वनाथ। तो जो बी स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होगा? सही होगा। इन ग्रंथों का काल के आधार पर है वो सही अनुक्रम है वो कौन सा है? एक तरफ ग्रंथ है और उनका जो ग्रंथ के अनुसार वो कालक्रम है वो आपको है वो लगाना है। तो काव्यादर्श किसका है? दंडी का। आनंदवर्धन है दोहनावलोक का। विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, और काव्य प्रकाश। तो इनमें जो सबसे पहले कौन आएगा? तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले इनमें जो आएंगे वो आएंगे दंडी का काव्य दर्श। जब दंडी का काव्य दर्श है वो पहले आ जाएगा तो दोहनावलोक और काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का तो पहले आने का जो सवाल है वो उठता ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर एक हमको पता है कि अगर दंडी का काव्य दर्श है वो पहले आएगा तो बाकी तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो हमारे एलिमिनेटेड है वो हो सकते हैं। दंडी का काव्य दर्श, आनंदवर्धन का दोहनावलोक, और अंत में है विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न है फिर स्थापना और तर्क, स्टेटमेंट और रीजन। फिर है अधिकतर मनोविताओं के अनुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादाद में अथवा साधारणीकरण है वो सहज है वो संभव नहीं है। तो आप लोग बताइए कि ये जो आंसर है वो जो स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है? कि अधिकतर मनोविताओं के मतानुसार, अधिकतर मनोविताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ है वो पूर्ण तादाद में अथवा साधारणीकरण है वो सहज है संभव नहीं है। आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है अतः मानसिक अंतराल के कारण है वो उसका साधारणीकरण है वो हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट है, आपको बताना कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अधिकतर मनोविताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादाद में अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। आस्वादन के समय पाठक है वो वेदांतर शून्य हो जाता है तो मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण है वो हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसमें ए गलत होगा और आर सही होगा। फिर है वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय। जो वक्रोक्ति सिद्धांत है वो किसका है? तो वक्रोक्ति जो सिद्धांत है वो है हमारे कुंतक का। तो वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय ना होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है और संप्रदाय में एकाधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है। इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा वो सही है? तो वक्रोक्ति है वो स्वतंत्र संप्रदाय ना होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। संप्रदाय में एकाधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है। इससे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। तो ये दूसरा का दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी सही। इस तरीके से दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे सही है। ये रमणीयार्थ प्रतिपादक का प्रत्येक शब्द है वो काव्य नहीं होता है। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक तो प्रत्येक शब्द है वो काव्य नहीं होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि प्रत्येक शब्द वो काव्य हो नहीं सकता है। जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सोटित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर है वो प्राप्त कर लेता है। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग वो है तर्क कि जब सर्वोत्तम शब्द है अपने सर्वोत्तम क्रम में वाक्य में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर है वो प्राप्त करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो हमारे क्या होंगे? सही होंगे। प्रतीकवाद है वो एक प्रकार का है वो काव्यात्मक है वो रहस्यवाद है। और दूसरा है कि इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन है वो किया जाता। तो आप लोग बताइए प्रतीकवाद है उसका संबंध। तो प्रतीकवाद है वो एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। प्रतीकवाद है वो एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि जब भी हम काव्य में प्रतीकों की अभिव्यक्ति करेंगे तो एक तरह का काव्यात्मक जो रहस्यवाद है उसकी अभिव्यक्ति है वो प्रदान करेगा। इसमें केवल रहस्यपूर्ण
और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसमें केवल वक्रतापूर्ण और जो रहस्यपूर्ण जो वक्रतापूर्ण जो सृजन है वो नहीं किया जाता। तो इस तरीके से ए सही है और आर है वो हमारा गलत है। काव्य हेतु है उसमें है वो व्युत्पत्ति का जो सही अर्थ है वो क्या है। तो हमारे यहाँ पर जो 3 प्रकार के जो काव्य हेतु है उनकी चर्चा की गई है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो उसमें आया है व्युत्पत्ति का जो सही अर्थ है वो क्या है। ऑप्शन है परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान और प्रागर्य पांडित्य। तो काव्य हेतु में जो व्युत्पत्ति का जो सही अर्थ है उसका वो अर्थ क्या है, वो है शब्द ज्ञान। तो काव्य हेतु है उनमें जो व्युत्पत्ति उसका जो सही अर्थ है वो क्या है, शब्द ज्ञान। अगला प्रश्न है काव्य गुणों के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो कौन है। तो आप लोग सबसे पहले बताइए जो काव्य गुणों की संख्या वो कितनी है। तो काव्य गुण वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। और काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य है वो कौन है। ऑप्शन है रुद्रट, दंडी, वामन और अप्यय दीक्षित। तो जो 3 प्रकार के जो काव्य गुण हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज, उन काव्य गुणों के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो कौन है। ऑप्शन है रुद्रट, दंडी, वामन और अप्यय दीक्षित। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वामन। वामन वो हमारे जो काव्य गुणों के जो है प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। वेदगदा भंगी भानति किसका सूत्र है। तो ये जो वेदगदा भंगी भानति है वो किसका सूत्र है। ऑप्शन है कुंतक, भोजन घसात, राजशेखर और पंडित राज जगन्नाथ। तो वेदग्ध भंगी भानति वो किसका सूत्र है। ऑप्शन है कुंतक, भोजन घसात, राजशेखर और पंडित राज जगन्नाथ। तो वेदग्धा भंगी जो भानति है वो किसका सूत्र है, वो है कुंतक का। काव्य अनुभूति है वो सदैव लोकोत्तर होती है, कवि की अनुभूति लोक से परे होती है, इसलिए उसे ब्रह्मानंद सहोदर है वो कहा गया। तो इसमें से आप लोग बताइए इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है और कौन सा है वो गलत है। तो काव्य अनुभूति है वो सदैव है वो लोकोत्तर होती है, ये ऑप्शन है वो सही है कि काव्य अनुभूति है वो सदैव लोकोत्तर होती है, ये स्टेटमेंट सही है। कवि की अनुभूति है वो लोक से परे होती है, इसलिए उसे ब्रह्मानंद है वो सहोदर कहा गया है, ये स्टेटमेंट है गलत है। तो ये गलत है, आर है वो सही है। कविता ही हृदय को प्राकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसकी एकाधिक प्रसार करते हुए उस मानवता की उच्च भूमि पर है वो ले जाती है, ये स्टेटमेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कविता क्या है, निम्न से। तो कविता ही हृदय को प्राकृत दिशा में लाती है, कविता ही हृदय को प्राकृत दिशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करते हुए उसे मनुष्यता की उच्च भूमि पर है ले जाती है। रीजन है कविता का संबंध हृदय से ना होकर मन से और वह विविध शब्द जालों के माध्यम से अभिव्यक्ति है वो पाती है। तो दोनों स्टेटमेंट में आप लोग बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कविता ही हृदय को प्राकृत है वो दिशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका आधिकारिक प्रसार करते हुए उस मनुष्यता की उच्च भूमि पर लाती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। कविता का संबंध है वो हृदय से ना होकर मन से और विविध शब्द जालों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है, ये स्टेटमेंट है वो क्या होगा हमारा गलत। काव्य अलंकार है वो किसकी रचना है। तो आप लोग बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और फैक्चुअल टाइप प्रश्न है कि जो काव्य अलंकार है वो किसकी रचना। ऑप्शन है भामह, राजशेखर, दंडी। दंडी की जो पुस्तक उसका नाम क्या है, काव्य आदर्श, वो भी अलंकारों पर ही है। तो काव्य अलंकार वो किसकी रचना है। तो काव्य अलंकार है वो है अलंकार शास्त्र के प्रणेता या प्रवर्तक भामह की ये रचना है काव्य अलंकार। नाटक को है वो पंचम वेद है वो किसने कहा है। तो जो नाटक है उसको जो पंचम वेद है कौन कहते हैं, धनंजय, भट्टनायक, भरत मुनि और भानुदत्त। तो जो नाटक है इनको जो पंचम वेद है की उपाधि से संबोधित करते हैं वो है आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि है वो नाटक को पंचम वेद बोलते हैं। काव्य अलंकार संग्रह है के रचनाकार हैं वो कौन है। तो काव्य अलंकार जो संग्रह है उनके जो संग्रह के रचनाकार हैं वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास उद्भट, भामह, दंडी और वामन। तो जो काव्य अलंकार संग्रह है उनके जो रचनाकार है वो कौन है। ऑप्शन है उद्भट, भामह, दंडी। तो दंडी की पुस्तक वो तो क्या है काव्यादर्श, भामा की पुस्तक हमने चर्चा की थी काव्य अलंकार। तो अंत में है और अंत में है काव्य अलंकार संग्रह। तो काव्य अलंकार संग्रह वो किसकी पुस्तक है, वो है उद्भट की। एवं क्रम हेतु में विधाय रस विषयम लक्षण सूत्र महा, यह रस संबंधी सूत्र है वो किस आचार्य का। बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है। एवं क्रम हेतु में विधाय रस विषयम लक्षण सूत्र महा, यह रस संबंधी सूत्र है वो किस आचार्य का है। ऑप्शन है भरत मुनि, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त और हेमचंद। एवं क्रम हेतु विधाय
एवं क्रम हेतु विधाय रस विषयम लक्षण सूत्र महा, ये रस संबंधी सूत्र है किस आचार्य का? ऑप्शन है भरत मुनि, आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, हेमचंद। तो ये जो सूत्र है वो है आचार्य भरत मुनि, भरत मुनि का ये सूत्र है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि का नहीं है सॉरी, ये स्टेटमेंट है वो है अभिनव गुप्त का, तो ये अभिनव गुप्त का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, काव्यदर्श है कि ग्रंथ है कि रचनाकार है वो कौन है? तो जो काव्यदर्श जो ग्रंथ है उसके जो रचनाकार है वो कौन है? तो काव्यदर्श ग्रंथ है उसके जो रचनाकार है वो है दंडी। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के हैं जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं? तो जो आचार्य कुंतक है वो काव्य शास्त्र है उसमें जो किस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं? औचित्य संप्रदाय, ये वस्तुवादी समन्वयकारी सिद्धांत है और इसके प्रवर्तक है क्षेमेंद्र। कुंतक का है वक्रोक्तिवाद, आनंदवर्धन है ध्वनि और अंत में कौन बचते हैं? कुंतक। तो कुंतक का कौन सा सिद्धांत है? वो है वक्रोक्ति। और वामन का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? रीति। अगला प्रश्न है, तो कुंतक का कौन सा होगा? वक्रोक्ति। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा है वो किस आलोचक है? वो दी है। तो जो मार्क्सवादी और जो प्रगतिवादी आलोचक हैं रामविलास शर्मा, उन्होंने एक तो एक हिंदी जाति की अवधारणा और लोक जागरण की अवधारणा, ये इनकी दो बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है। एक है रामविलास शर्मा की हिंदी जाति की अवधारणा और एक है इनकी लोक जागरण की अवधारणा। ये इनकी दो बड़ी महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वो मौजूद है। इसके अलावा ये जो शिवदान सिंह चौहान है ये भी जो प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचक हैं। जादू यथार्थवाद या मैजिक रिलीजियम शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया है? तो जो जादू यथार्थवाद है या जो मैजिक रिलीजियम है उसका जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फ्रांज काफ्का, फ्रेंच रोक कामू और सार्थ। तो ये जो सार्थ और ये जो कामू है ये तो क्या जो अस्तित्ववादी जो विचारधारा है उससे जुड़े हुए थे। तो जादू यथार्थवाद या जो मैजिक रिलीजम है जो शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया गया वो है फ्रेंच रोह के द्वारा। अगला प्रश्न है, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं है बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो शब्दों में जो निहित अर्थ या जो शक्ति जो भाव होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? शब्द शक्ति। और शब्द शक्ति है वो तीन प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जहां जिसका सीधा अर्थ या जो अर्थ निकलता है उसको हम अभिधा बोलते हैं। तो जहां मूल अर्थ नहीं है, जहां मूल अर्थ होगा वहां पर क्या होगा? अभिधा। बल्कि उसका जो व्यंग्यार्थ है वो अभिप्रेरित होता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो अभिधा तो होगी नहीं, यहाँ पर जो शब्द शक्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजना। जहां मूल अर्थ है वो व्यर्थ नहीं होता है, उसका जो व्यंग्यार्थ है वो अभिप्रेरित होता है, तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। काव्य दोष की परिभाषा है वो इनमें से है वो सबसे पहले है वो किसने दी थी है? तो काव्य दोष है वो तीन प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काव्य दोष है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो काव्य दोष होते हैं तीन प्रकार के, विभिन्न भागों में वर्गीकरण है वो किया जाता है। तो काव्य दोष तीन प्रकार के होते हैं, उनमें कौन कौन से हैं? शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। ये जो रस दोष हैं इनकी संख्या होती है टोटल 10। तो काव्य दोष की जो परिभाषा वो सबसे पहले कौन देते हैं? वो देते हैं आचार्य वामन। तो वामन के द्वारा ही जो काव्य की जो सर्वप्रथम जो परिभाषा वो दी जाती है और वामन ही है जो है वो रीति संप्रदाय है उसके प्रवर्तक भी हैं। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन के द्वारा ध्वनि संप्रदाय, भामा है वो है अलंकार संप्रदाय। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद है वो किस आचार्य का है? वो मत है। तो जो रस निष्पत्ति है उसके जो संदर्भ है उसमें जो भुक्तिवाद है वो किसका है? तो अभिनव गुप्त का तो अभिव्यक्तिवाद है, श्री संकोक का न्याय अनुमतिवाद है, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है, औपचतिवाद या आरोपवाद है और अंत में बचता है भट्ट नायक। तो भट्ट नायक का कौन सा है? वो है भुक्तिवाद। अगला प्रश्न है, स्वर भंग है वो किस प्रकार का है? वो अनुभाव है। तो स्वर भंग है वो किस प्रकार का अनुभाव है? ऑप्शन है हमारे पास कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो जो स्वर भंग है वो किस प्रकार का अनुभाव होगा? कायिक भी नहीं होगा, वाचिक भी नहीं, आहार्य नहीं। तो जो स्वर भंग है वो किस प्रकार का अनुभाव है? तो जो स्वर भंग है वो है हमारा सात्विक अनुभाव। लोकाव्रतानुकरणम नाट्यमित नमकृतम, यह कथन है वो किस आचार्य का है? तो लोकाव्रतानुकरणम नाट्यमेतानिमयकृतम, यह कथन है वो किस आचार्य का है? ऑप्शन है भरत, अभिनव गुप्त, धनंजय और रामचंद्र गुणचंद्र।
तो लोका व्रत अनुकरण नाट्य मेधा निमय कृतम, ये जो कथन है वो किस आचार्य का? ऑप्शन है भरत, अभिनव गुप्त, धनंजय और रामचंद्र गुरुचंद्र। तो लोका व्रतनम नाट्य मेतनम कृतम, तो जाहिर सी बात है अगर नाट्य शब्द का प्रयोग अगर आपको दिखता है तो अजम इसका आंसर है वो क्या लगा सकती हैं? भरत। अगला प्रश्न है काव्यम तू जायते जाति कस्यचित प्रतिभात, ये उक्ति है वो किस आचार्य की है? तो काव्यम तू जायते जातु कस्यचित प्रतिभात, ये जो उक्ति है वो किस आचार्य की है? तो काव्यम तू जायते जातु कस्यचित प्रतिभा, ये किसकी है? भामह, दंडी, उद्भट और मम्मट। तो काव्यम तू जायते जातु कस्यचित प्रतिभा, ये जो उक्ति है वो किसकी है? वो है आचार्य भामह की। अगला प्रश्न है औचित्यम रस सिद्धस्य स्तरम काव्यस्यम जीतम, ये उक्ति है वो किस आचार्य की है? तो औचित्यम रस सिद्धस्य स्तरम है काव्यस्यम जीतम। अगर आप इस कोटेशन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, औचित्यम रस सिद्धस्यम स्तरम काव्यस्यम जीवितम, आनंदवर्धन का कौन सा काव्य सिद्धांत है? तो वो है उनका आनंदवर्धन का वो है ध्वनि संप्रदाय, और उनकी जो पुस्तक वो है ध्वनावलोक। क्षेमेंद्र का है वो है औचित्य सिद्धांत, इसको वस्तुवादी समन्वयकारी सिद्धांत बोलती हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्षेमेंद्र का कौन सा सिद्धांत है? वो है औचित्य सिद्धांत, इसी को वस्तुवादी समन्वयकारी सिद्धांत बोलते हैं। और क्षेमेंद्र के द्वारा ही है जो औचित्य है उनको है वो काव्य की जो जीवित आत्मा है उसके रूप में, काव्य का जीवित प्राण है उनके रूप में वो परिभाषित है वो किया जाता है। तो क्षेमेंद्र का जो औचित्य सिद्धांत है उसको वस्तुवादी समन्वयकारी जो सिद्धांत बोलते हैं, उन्हीं की द्वारा परिभाषा दी जाती है औचित्यम रस सिद्धतम स्थिर काव्यसम जीवितम। तो ये जो कोटेशन है वो है क्षेमेंद्र का। अगला प्रश्न है इनमें से जो किस हिंदी आलोचक है उन्होंने वो साधारणीकरण की जो व्याख्या है वो की है? तो इनमें से जो कौन सा जो हिंदी आलोचक है उन्होंने जो साधारणीकरण की जो व्याख्या है वो की है? ऑप्शन है नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, ये जो स्वच्छवादी हैं या स्वच्छंदतावादी आलोचक है, उन्होंने छायावाद के तीनों जो कवि हैं प्रसाद पंत निराला, उन पर आलोचनात्मक पुस्तकें हैं वो लिखी हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार वो आचार्य रामचंद्र की जो सीमा है उनका जो सर्वप्रथम जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है? नंद दुलारे वाजपेयी। ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं ये ऐतिहासिक या जो परंपरावादी जो आलोचक हैं उसकी उनकी श्रेणी में आते हैं। नामवर सिंह है वो काव्य किसी काव्य विचारधारा से स्वयं को नहीं वो जोड़ती हैं, और इनकी जो प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तक है उसमें एक तो छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, वाद विवाद और संवाद, और दूसरी परंपरा की खोज। तो इनमें से किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। ये जो डॉक्टर नगेंद्र है वो एक रसवादी है वो आलोचक है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने ही जो रस की साधारणीकरण की है वो व्याख्या की है, और इन्होंने बोला है कि जो साधारणीकरण है वो कवि की अनुभूति का होता है। इन्होंने जो रस के साधारणीकरण है उसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि जो साधारणीकरण होता है वो किसका होता है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है जो साधारणीकरण होता है वो होता है कवि की अनुभूति का। तो इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की जो व्याख्या वो की है? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र ने। और डॉक्टर नगेंद्र वो एक रसवादी आलोचक है, और उन्होंने साधारणीकरण की व्याख्या में बोला कि जो साधारणीकरण है वो किसका होता है? कवि की अनुभूति का। अगला प्रश्न है कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, ये कथन है वो किसका है? तो जो कविता है वो सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, ये कथन किसका है? एक तरफ एडिसन, एक तरफ है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनको स्वच्छंदतावाद या जो रोमांटिसिज्म है उनका प्रवर्तन बोला जाता है, और इनकी जो पुस्तक है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, इसको स्वच्छंदतावादी आंदोलन उसका घोषणा पत्र है बोला जाता है। कॉलरेज और वर्ड्सवर्थ इन दोनों को ही जो प्रीफेस और लिरिकल बैलेट्स है वो लिखने का श्रेय दिया जाता है। कॉलरेज का कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? वो है कल्पना सिद्धांत। तो कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, ये कथन है वो है कॉलरेज का। तो कॉलरेज ने ही बोला है कि जो कविता है वो सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। और कॉलरेज का कौन सा जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण है? वो है कल्पना सिद्धांत। बाद में उनकी जो पुस्तक है कॉलरेज की, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ के जो काव्य भाषा सिद्धांत है उसकी है वो आलोचना भी करते हैं। अगला प्रश्न है ये सिद्धांत है और उनकी जो सूची है उसका है वो मिलान करना है। एक तरफ है रागात्मक भाषा, परंपरा और व्यक्तिक प्रतिज्ञा, कल्पना सिद्धांत,
अनुकरण सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत। तो जाहिर सी बात है कि जो अनुकरण जो सिद्धांत है वो किसका है, तो अनुकरण सिद्धांत दो व्यक्तियों का है, एक तो है प्लेटो का और अरस्तु का। और अरस्तु की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, पेरिपोएटिक्स। तो अनुकरण सिद्धांत किसका है, वो है अरस्तु का, और अरस्तु की जो पुस्तक वो किससे हो जाएगी, पेरिपोएटिक्स। कल्पना सिद्धांत है वो किसका है, वो है कोलरिज का, और कल्पना सिद्धांत है वो है कोलरिज का। तो इस तरीके से अगर कल्पना सिद्धांत है वो कोलरिज का हुआ, तो कल्पना सिद्धांत की जो पुस्तक है कोलरिज की कौन सी है, वो है बायोग्राफी लिटरेरिया। ये जो पुस्तक है बायोग्राफी लिटरेरिया, इसी में ही है वो वर्ड्सवर्थ के जो काव्य सिद्धांत हैं उनकी जो आलोचना है वो उनके द्वारा है वो की जाती है। अंत में बचता है हमारा वो है परंपरा और व्यक्तिगत प्रयास। तो परंपरा और जो व्यक्तिगत प्रयास है, या जो परंपरा और जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत परंपरा व्यक्तिगत प्रयास, वो किसका है, वो है टी.एस. एलियट का। और टी.एस. एलियट की पुस्तक कौन सी है, वो है द सेक्रेड वुड। अंत में है रागात्मक भाषा, और ये जो रागात्मक जो भाषा है इसका जो संबंध है वो किससे है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग। तो इस तरीके से जो पुस्तकें हैं उनका जो काव्य सिद्धांत है उसकी जो चर्चा है वो की गई है। तो एक तरफ है अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत है वो है अरस्तु का, उनकी पुस्तक है पेरिपोएटिक्स। कल्पना सिद्धांत है वो है कोलरिज का, इनकी पुस्तक है बायोग्राफी लिटरेरिया। परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा ये टी.एस. एलियट का, पुस्तक है द सेक्रेड वुड। और रागात्मक भाषा वो है द मीनिंग ऑफ द मीनिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो कौन है वो शब्द अलंकार है वो नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो अलंकार दो प्रकार के होते हैं और तीन भी माने जाते हैं, सामान्यतः दो हैं, वो है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, और तीसरे की संज्ञा भी मान ली जाती है वो उभय अलंकार। तो इनमें से कौन सा है वो शब्द अलंकार है वो नहीं है। तो श्लेष तो हमारा शब्द अलंकार है, विप्सा भी है, वक्रोक्ति भी है। इनमें जो शब्द अलंकार है वो कौन सा नहीं है, तो उपमा। हमारा इनमें जो शब्द अलंकार नहीं है वो कौन सा है, उपमा। बाकी श्लेष विप्सा वक्रोक्ति हमारे शब्द अलंकार है। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की जो स्थापना है वो किस आचार्य के द्वारा वो की जाती है। तो रस सूत्र की जो व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना वो किस आचार्य के द्वारा की जाती है, तो भट्टनायक के द्वारा तो की जाती है भुक्तिवाद की। श्री शंकुक न्याय अनुमतिवाद, भट्टलोलर उत्पत्तिवाद और उपचतिवाद, और अंत में आते हैं अभिनव गुप्त, और अभिनव गुप्त के द्वारा ही वो क्या किया जाता है, अभिव्यक्तिवाद, उनकी जो स्थापना है वो की जाती है। अब ये अलंकार संप्रदाय से जुड़े हुए संबद्ध अलंकारों का जो सही अनुक्रम है, ऑप्शन है अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ, काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार, काव्य अलंकार, अलंकार सर्वस्व, काव्य अलंकार सार संग्रह अलंकार। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो इनमें सबसे पहले आएगा काव्य अलंकार। ये जो काव्य अलंकार है वो किसका है, तो ये जो काव्य अलंकार है वो है भामा का। फिर है काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व और अलंकार कौस्तुभ। तो जो डी आंसर है वो हमारा सही होगा। ध्वनि सिद्धांत के जो आचार्य है वो कौन सी है, तो जाहिर सी बात है कि ध्वनि सिद्धांत के जो आचार्य है वो है आनंदवर्धन, उनकी जो पुस्तक है वो है ध्वनावलोक। भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसमें जो रस दोषों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है, तो जाहिर सी बात है जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें तीन प्रकार के काव्य दोषों की चर्चा की जाती है, वो है शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो इनमें चर्चा की गई है वो है रसगत दोषों की। तो भारतीय काव्य शास्त्र में जो रसगतों की जो संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 10। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र से ये संबंध जो ग्रंथों का जो सही अनुक्रम है वो कौन सा है, भाव प्रकाशन, 10 रूपकम, नाट्य दर्पण, अभिनव भारती, नाट्य दर्पण, अभिनव भारती। तो काव्य सर्जन है वो एक प्रकार के जो ईश्वरीय अनुवाद का परिणाम है, एक कथन है वो किसका, तो आप लोग बताइए। तो जो काव्य जो दर्पण है, काव्य सर्जन है वो एक प्रकार का जो ईश्वरीय अनुवाद है वो कौन मानता है, तो काव्य सर्जन को एक प्रकार का जो ईश्वरीय अनुवाद है वो मानते हैं प्लेटो। वो बोलते हैं जो प्लेटो की उत्पत्ति है वो एक देवी अनुकृति से होती है, वो उसको वो म्यूजिस जो नाम है वो देते हैं। क्रोचे का जो भी काव्य सिद्धांत है वो है अभिव्यंजनावाद। इसके बाद ये अरस्तु होगा, रस्तु हो गया। कोलरिज का जो सिद्धांत है वो है कल्पना का सिद्धांत, और काव्य सर्जन एक प्रकार का जो ईश्वरीय अनुवाद है इसकी जो अभिव्यक्ति वो करते हैं प्लेटो। प्लेटो का कहना कि जो काव्य सर्जना वो एक देवी की जो उत्पत्ति है उनके माध्यम से है वो होती है, और इस देवी है उसको वो नाम देती है म्यूसिस। इसके अलावा जो अरस्तु है वो अनुकरण के जो सिद्धांत है उसमें जो कवि की जो प्रतिभा है, जो कलाकार है उसको भी व्यक्ति प्रतिभा है उसको भी महत्व है वो देते हैं। अगला प्रश्न है, ये जो जादू यथार्थवाद जो शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया था, ऑप्शन है ग्रेवियल, गार्सिया मार्केज, जुआन रोपो, फ्रेंच रो और जॉर्ज साइको। तो ये जो जादू यथार्थवाद का इसको हम पहले भी कर चुके हैं, जादू यथार्थवाद शब्द को पहले सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वो है फ्रेंच रो। एक हमारा क्वेश्चन है वो छूट गया था, उसको भी देख लेते हैं।
इसको इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन है क्रम के अनुसार वो लगातार होते जा रहे, तो इसमें क्या एक दो क्वेश्चन है वो चेंज हो गए। तो नाट्यशास्त्र से संबंधित सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा आएगा, वो आएगा अभिनव भारती, तत्पश्चात धनंजय का 10 रूपकम, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन। तो डी आंसर होगा वो हमारा सही होगा। तो बाकी के जो क्वेश्चन है इसको हम कल के लिए करते हैं, आज के लिए ना क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज की जो क्लास के लिए आपने सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए, उसके लिए धन्यवाद।